झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर हमारे साथ हैं। वित्तीय प्रबंधन का जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर है राज का। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, हम लोग शुरू करेंगे यहीं से कि सुप्रीम कोर्ट की एक कल टिप्पणी आई है फ्रीबीज को लेके कि निकम्मा मत बनाइए लोगों को। जाहिर तौर पे सरकार कल्याणकारी होती है और अगर लगता है कि किसी को बेनिफिशियरी होना चाहिए तो उसको उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ भी मैया योजना है और उसका एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर जो स्टेट का एक्सचेकर होगा उसके ऊपर बोझ आएगा, वित्तीय बोझ आएगा। और फ्रीबीज को लेकर इधर टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई है उनके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सही कहा गया है कि लोगों को निकम्मा न बनाएं। आप योजनाओं के माध्यम से वो स्वयं को मजबूत कर सके ताकि वो अपने पैरों पर आगे बढ़ सके। मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन जहां तक मैया समान योजना की बात है, ये रेवड़ी नहीं है, ये कोई प्रसाद नहीं है। इस योजना के बारे में हम आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहेंगे कि देखिए, जो झारखंड की आधी आबादी महिलाओं की है और जिस तरह झारखंड के विकास में इनका योगदान है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, इनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर है, इस कहने में कनिक भी परेशानी मुझे नहीं है। ये जो 2500 रुपया महीना उनको दिया जा रहा है, ये वो माँ बहन हैं जो इस पैसे की राशि से अपने बच्चों को स्कूल जाने का ड्रेस खरीद सकती है, किताब खरीद सकती है। एक महिला जो अपने उपयोग के लिए, उनकी जरूरतों के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं वो परचेज कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो खरीदारी करेंगी बाजार से, वो बाजार के माध्यम से टैक्स के रूप में वो पैसा राज्य सरकार के खजाने में आएगा। इसलिए मैंने कहा कि सच पूछे तो हेमंत सोरेन और अब आपको तेंदुए के ऊपर लखनऊ में शुरू हुई सियासत से खबरदार करते हैं। कल रात एक शादी के कार्यक्रम में तेंदुए के घुसने पर पहले लोग भागे, फिर पुलिस और वन विभाग की टीम आई। तेंदुए को कई घंटे बाद पकड़ लिया गया और सुबह तक सियासी बयानबाजी होने लगी। बयान सुनाए उससे पहले रात का हंगामा देखिए। पूरी टीम व्यवस्था के साथ लगी हुई है। बस ठीक 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 ओके 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 है नहीं है फायर करिए। गोली लग गई। ये खड़ा ये खड़ा ये खड़ा ये खड़ा। फायर करिए। है हाँ, ये है बहुत सही। राइफल छीन लिया। हाँ, वो पंजा मार दिया। है तेंदुआ है। हाय, विजुअल में है। बंद कर दिए। अरे है तेंदुआ है। हाँ, तेंदुआ है। गोली लग गई है। अरे विजुअल में है सब कुछ है। गोली लग गई भाई ने बहुत। तेंदुआ है। गोली लग गई। पूरी टीम तेंदुआ तो पकड़ लिया गया, लेकिन राजनीति को कौन रोक सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक मैरिज हॉल के भीतर तेंदुए के हमले पर सरकार को घेरना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कहीं सरकार तेंदुए पर सच छिपाकर उसे बड़ा बिल्ला न बता दे। ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पर आकर अखिलेश यादव ने ये बात की, ये टिप्पणी की कि कहीं सरकार यहां पर सच छुपाने के लिए उसे बड़ा बिल्ला न कह दे। ये खड़ा फायर करिए। हाँ, ये है बहुत सही। राइफल छीन लिया। हाँ, वो पंजा मार दिया। है तेंदुआ है। उत्तर प्रदेश का किसान
today's revised list of business in Lok Sabha. आइटम नंबर 24 जगदीबा पाल। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्त संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। भारत माता की भारत माता की माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पे बैठेंगे। माननीय आप सीट पे बैठेंगे। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय आपका विषय जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है, उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। फिर आप आइटम नंबर 2 अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर जो श्री जुएल राम जी के नाम से आगे इनके दस्तावेज है जो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 26 दिल्ली में केजरीवाल चुनाव हारे तो इसकी गूंज बिहार तक सुनाई देने लगी। अगला चुनाव बिहार में ही है। इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर तक बिहार में चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी के नेता दावा करने लगे हैं कि अब की बार बिहार में बीजेपी की पक्की सरकार बनेगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। परिणाम आया है, भाजपा बोल रही है कि बिहार में भी असर पड़ेगा इसका। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग को रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गया, तुम लोग को भी लोग जान। चलो श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अब आपका रहना कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बिहारी शब्द को आपने गाली बनाया, बिहारी को आपने लज्जित किया, जातीय उन्माद पैदा कर करके भाई भाई को लड़ाया है, बिहार को बर्बाद किया। इसलिए आपके जैसे लोगों का रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब बिहारी का मान सम्मान स्वाभिमान जो बढ़ाएगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ाएगा, भाई भाई का सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाले लोग की जरूरत है। इसलिए अब आप रहे न रहे, एनडीए का आना तय है। लालू यादव की राजनीति बिहार में समाप्त हो चुकी है और लालू यादव जी के बारे में अब बिहार के मतदाता, बिहार की जनता सिर्फ इस बात को समझ रही है कि ये परिवार से ऊपर उठकर कुछ भी नहीं सोचते हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाला जो नेता है सिर्फ पारिवारिक न्याय में पड़ गया है। तो बिहार की मतदाता लालू यादव जी से सामाजिक न्याय की परिभाषा पूछ रही है कि आखिर किस तरह का सामाजिक न्याय का परिभाषा है। इस बात को बताने का पहले लालू यादव काम करें।
आइए बात करते हैं। हमारे साथ अपराजिता सारंगी हैं, बीजेपी की सांसद और सदस्य थी जेपीसी की। अपराजिता जी, विपक्ष लामबंद है, इसको लेकर टीएमसी ने वॉकआउट भी किया है। आप लोग की इतनी जल्दी क्या थी? एक जेपीसी में 11 साल लगे और ये जेपीसी में 5 महीने में निपटा दिया चेयरमैन ने। अच्छी बात है, अगर शीघ्रातिशीघ्र काम होता है हमें तो बधाई देनी चाहिए। और मैं कह दूं कि 11 साल लगाना क्या सही बात है, 6 महीने लगे, सबके मतों को सम्मान दिया गया और 38 मीटिंग हुई। और मैं कह दूं आपको 112 घंटे से अधिक हम सब इस पर बैठे हैं और 284 संस्थाओं से अधिक संस्थाओं के साथ चर्चाएं की गई हैं और सबके मतों को सम्मान दिया गया। मैं ये बात बार बार कहना चाहती हूं। पर मैम, ये क्या आरोप लग रहा है कि बुलडोज किया बीजेपी ने पूरी जेपीसी में, और चेयरमैन तो मोबाइल वाले चेयरमैन थे, जो मोबाइल में इंस्ट्रक्शन मिलता था उसी को लागू कर देते। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार अच्छा मैनेजमेंट चाहती है, वक्फ प्रॉपर्टीज का अच्छा प्रबंधन हो, इस दिशा में यह एक बहुत ही सशक्त सुदृढ़ पदक्षेप है और हम सबको इसे सपोर्ट करना चाहिए, इसका समर्थन देना चाहिए। कुछ लोगों ने विरोध किया है, बहुत लोगों ने समर्थन भी किया है। और मैं कह दूं कि लोकसभा में लाना या राज्यसभा में पेश करना यह एक प्रक्रिया है और यह पूर्णछेद नहीं है, यह पूर्ण विराम नहीं है। इस पर इसके बाद चर्चाएं होंगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अपराजिता सारंगी यहाँ पे अपनी राय रखते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली। तो माघी पूर्णिमा स्नान के बाद अब शेष है केवल एक और स्नान, 26 फरवरी को होने वाला महाशिवरात्रि स्नान। और ऐसा लग रहा था कि शायद माघी पूर्णिमा स्नान के बाद भीड़ कुछ कम हो जाएगी, माघ खत्म होने के बाद कम हो जाएगी, लेकिन संगम किनारे से जो तस्वीरें आ रही हैं वो एकदम उलट हैं। अब सीधे आप तस्वीरों को देखें और खुद समझें कि भीड़ कम हुई है या बढ़ी है। ये क्षेत्र बड़े हनुमान जी मंदिर की ओर जाता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो क्षेत्र है वो आपको संगम की ओर ले जाता है। और जिस तरीके से भीड़ आप देख रहे हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उमड़े हुए हैं। और अब यहाँ से ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज वीकेंड भी नहीं है, तो अब ऐसा लग रहा है कि क्या वो सारे ही थ्योरीज फेल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि केवल वीकेंड या स्नान में लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का तांता तो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती दिख रही है। कल वैसे भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने माघ पूर्णिमा में अमृत स्नान लिया है। अब ऐसे में जिस तरह से भीड़ आगे निकली जा रही है अपने अपने गंतव्य की ओर, तो ये भीड़ फिलहाल कम होते नहीं दिख रही है। तमाम परिवार देखिए यहाँ पर जा रहे हैं, कुछ परिवारों से बात भी करूंगा मैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए? हम लोग बैंगलोर से आए हैं। कैसा माहौल है? इट्स नाइस, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस अलग है। कार में वी ड्रोव डाउन। अच्छा, हाँ। तो बाइक का कार गाड़ी कहाँ रोकी गई? 3-4 किलोमीटर आगे। कह रहे चलना बहुत पड़ रहा है यहाँ पर। हम लोग सुबह जल्दी आ गए ना, सो हम लोग सिर्फ 3 किलोमीटर चलना पड़ा हमको। तो दिक्कत कोई नहीं हुई किसी? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट्स, बहुत अच्छा है। हनुमान जी के दर्शन तो नहीं हुए, बहुत भीड़ है, फिर कभी आएंगे तो कर लेंगे। वो गए थे, हाँ, वो बहुत अच्छा है, इट्स नाइस। क्या अच्छा लगा आपको? वो जिस तरह से उन्होंने बताया ना सब कुछ, वो अच्छा लगा। बच्चों को भी समझाया, उसको भी समझ गया। तो बच्चों के लिए भी काफी नॉलेजेबल है वो। या श्योर। और ये संगम स्नान ले लिया आप लोगों ने? यस। कैसा लगा जब आपने डुबकी लगाई? राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को पेश किया गया, जिस पर पक्ष विपक्ष के बीच जमकर तनातनी हुई। खड़गे ने इसे फर्जी रिपोर्ट करार देते हुए मानने से ही इनकार कर दिया। विपक्ष ने कहा कि उनकी असहमति नहीं सुनी गई और ये धार्मिक स्थलों पर कब्जे की कोशिश है। तो नड्डा ने जवाब दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, देश तोड़ने वाली ताकतों के हाथ कांग्रेस मजबूत कर रही है। जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा
ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। वहीं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज ये कहा कि लोग वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, कल मंदिर, गुरुद्वारों और चर्च की संपत्ति पर कब्जा करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष सदन को गुमराह कर रहा है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज रेलवे के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। महाकुंभ के दौरान ट्रेनों में जिस तरीके से देखा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे जो लोग महाकुंभ स्नान करने के लिए जा रहे थे, उनमें से कुछ ऐसे तत्व थे जो कि लड़ाई झगड़ा, इसके साथ साथ ट्रेनों में पत्थर मारना, बांस और लकड़ी के डंडों से हमले करना, इस तरीके की चीज़ें देखी गई। उनके खिलाफ किस तरीके से एक्शन रेल मंत्रालय लेने जा रहा है? इस महाकुंभ के लिए भारतीय रेलवे ने काफ़ी व्यापक तैयारी की है और उसी के मद्देनज़र सभी गाड़ियों का परिचालन हम लोग कर रहे हैं। इस महाकुंभ के लिए हम लोगों ने 13,500 से अधिक गाड़ियों का परिचालन की योजना बनाई है और अभी तक जो भी शेड्यूल्ड गाड़ियां हैं, जिसमें कि नियमित गाड़ियां भी हैं और स्पेशल गाड़ियां भी हैं, इन सब का परिचालन हमने किया है। रेलवे साइड से व्यवस्था काफ़ी उत्तम रही है और प्रतिदिन करीब 15 से 20 लाख लोगों को हम अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज से प्रतिदिन 350 से अधिक गाड़ियों का परिचालन विभिन्न दिशाओं में किया जा रहा है। कुछ जगहों से हमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अप्रिय घटनाएं हुई हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन सबको सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेज प्राप्त हुआ है उसके आधार पर एनालाइज किया जा रहा है और जो भारतीय दंड संहिता है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या इन लोगों के खिलाफ आप लोग एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं? उसके बाद उन पर एक्शन लिया जाएगा? और सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर करने के बाद कितने लोगों को इस तरीके से चिन्हित किया है रेल मंत्रालय की तरफ से या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज ने? जिन जिन स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उन सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं और दूसरे सोर्स से भी हमें वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ है। उन सब की एनालिसिस की जा रही है। इसकी एनालिसिस के लिए रेल सुरक्षा बल की टीम बना दी गई है और जो फुटेज प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जो लोग असामाजिक तत्व की आप बात कर रहे हैं, ये कौन से लोग हैं और इनके बारे में किस तरीके का एक्शन आप लोग लेने जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, उनका ये कहना है कि जगह न मिलने की वजह से लड़ाई झगड़ा, ये तमाम चीज़ें, ऐसी भी खबरें सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर आई। यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने लगातार कोशिश की है और सभी जगहों से विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। यदि किसी एक ट्रेन में ज़्यादा भीड़ हो तो हम हमेशा आम लोगों से अपील करते हैं कि कृपया प्रयागराज में बाहर से आने वाली गाड़ियों को तो पार्किंग में रोका जा रहा है, लेकिन जो यात्री सार्वजनिक वाहनों से आ रहे हैं, बस से, ट्रेन से आ रहे हैं, उनके लिए लोकल में जो रिक्शा हैं वो चल रहे हैं। और जो संगम का नियरेस्ट पॉइंट है, जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं संगम मेला क्षेत्र से पहले, वहां तक गाड़ियों से लोग आ जा रहे हैं। लोग अब सुगमता से पहुंच भी रहे हैं। अब आप लोगों के लिए कितना आसान हो गया है, कैसा है
ट्रैफिक चल रहा है कि नहीं? नहीं, सब अच्छा तो है, सब बहुत बढ़िया है। लेकिन समस्या ये है कि पुलिस वाले कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं कि जाना होता है कहीं, हम लोग भेज देते हैं कहीं पे। वो तो ट्रैफिक का प्लान है ना? नहीं, प्लान ये है, जैसे मान लीजिए किसी को स्टेशन जाना है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो केवल उनको संगम दिख रहा है, संगम तरफ मोड़ देते हैं। हालांकि जिसको संगम जाना है उसके लिए तो आसान है, चुनगी तक गाड़ियां जा रही हैं, दिक्कत नहीं है। जा रही हैं। पहले जो स्थितियां थी 2-3 दिन पहले, उससे तो ठीक ही हो गया ना? आप तो एकदम बढ़िया हो गया। अब तो कोई जाम नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। आपकी गाड़ी में ये लोग सवारियां कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? अभी ये लोग आए हैं कहीं से, इनकी गाड़ियों पार्किंग खड़ी हैं गाड़ियां। अभी इन लोगों को 5 गाड़ी चाहिए, तो कोई गाड़ी मिल नहीं रही, तो अब जो हमारे परिचित थे उनको गाड़ी का फोन करके बुला रहे हैं। अच्छा। भाई इनको जो है, अच्छा, इनकी बाहरी गाड़ियां अलाउड नहीं है अभी? बाहरी गाड़ी अलाउड नहीं शायद। अच्छा, कहाँ से आए हैं सर? हम पुणे महाराष्ट्र स्नान करने जा रहे हैं। स्नान करने जा रहे हैं। कुंभ क्या अरेंजमेंट है? क्या पहले तो लग रहा था बहुत भीड़ है, बिल्कुल बहुत हम ऐसा कुछ नहीं है जो हम ऑनलाइन पे देख रहे थे, जैसे सोशल मीडिया पे, और उस हिसाब से तो परिस्थिति नहीं लग रही है अभी हमें। अभी तो थोड़ा अच्छा हुआ दिख रहा है, मतलब खुला खुला दिख रहा है सब, ट्रैफिक वगैरह। कब चले थे आप लोग घर से? हम बाई ट्रेन चले, बाई रोड आए हैं? बाई फ्लाइट आए लखनऊ तक। लखनऊ से बाई रोड आ गए। बाई रोड आए। तो हमारी प्राइवेट गाड़ी बाहर रुकी है, अभी गवर्नमेंट इनके लोकल ट्रांसपोर्ट से अंदर जा रहे। तो उन लोगों के लिए बहुत सामान्य हालात हो गए हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनको संगम में स्नान करना है और स्नान करके पुण्य कमाना है। लेकिन इस पुण्य कमाने में जो 2 से 3 किलोमीटर का सफर है, उसमें जब थोड़ा सा भी लोकल वाहनों से मदद मिल जाती है सफर तय करने में, तो एक बड़ी राहत के तौर पर महसूस भी होती है। जेपीसी की जो रिपोर्ट टेबल हुई है उसको लेकर विपक्ष लामबंद है। सुष्मिता, आप लोग किस लिए अपोज कर रहे हो? और लगातार ये बीजेपी कह रही है, जगदम्बिका पाल साहब जो चेयरपर्सन, उन्होंने कहा काफी रायशुमारी हुई, बैठकें हुई और उसके बाद ये रिपोर्ट तय की गई है। देखिए, ये सरासर झूठ है। और जेपीसी बनी उसमें सत्ता पक्ष के भी सांसद थे और विरोधी दल के भी सांसद थे। जिस तरह से जेपीसी को चलाया गया और बहुत जल्दी में सब कुछ किया, सबकी सुनवाई नहीं हुई। आज आप रिपोर्ट में देखेंगे जो ऑपोजिशन के सांसदों ने लिखित में अपना डिसेंट नोट दिया था, उसमें कितना सफेद कागज चिपकाया हुआ है। तो लोकतंत्र में अगर आप सबके विचार नहीं लिखेंगे रिपोर्ट में, तो इस जेपीसी का क्या मतलब है? तो सरासर नाइंसाफी है। हमने इसका विरोध किया आज राज्यसभा में। ये लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ देखा जाए तो काफी गहमा गहमी रही, बोतलें भी टूटी और काफी बाकी युद्ध छिड़ा, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, सस्पेंशन भी हुआ विपक्ष के नेताओं का। तो कुल मिला के आपको लगता है कहीं ना कहीं कि एक तरीके से जल्दबाजी में तय की गई है, तैयार की गई है यह रिपोर्ट? क्योंकि पाल साहब का ये कहना है कि विपक्ष को विरोध करना था, इसलिए विरोध कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ये सरकार सदन के अंदर, सदन के बाहर और हर कमेटी में हर जगह बुलडोजर चलाती है। सच्चाई तो ये है, लोकतंत्र में ये होना नहीं चाहिए। आपका मत हमारे मत से नहीं मिलता, तभी तो हम लोकतंत्र में हैं। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो इस जेपीसी रिपोर्ट का क्या मतलब? आप लोग देखिएगा रिपोर्ट में किस तरह से सेंसर किया हुआ है। तो सेंसर किया हुआ है, इसको लेके विपक्ष की आपत्ति है कि जो जेपीसी में जो डिसेंट नोट था विपक्षी दलों का, उसको संक्षिप्त में या उनके पन्नों को डिलीट कर दिया गया। और एक तरीके से जो डिसेंट है या जो विपक्ष की आवाज है उसको भी जेपीसी रिपोर्ट में राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की जेपीसी की, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने सुनिए। जी, बहुत अच्छा रिपोर्ट बना है और जिसको हम बोलते हैं कि सर्वसमावेशक बना है। किसी के ऊपर बिल्कुल भी अन्याय नहीं है, कोई किसी के प्रॉपर्टी नहीं लेने जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट बना है। और कायदा सबके लिए समान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गरीब मुस्लिम भी उनसे वंचित नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए ये कानून
बनने जा रहा है। तो इसका हमें जो विटनेस मिलने के लिए आए थे, उन्होंने जो हमारे पास चर्चा मतलब आके चर्चा की, समिति में चर्चा की, तो उसका जो भी कुछ निचोड़ निकला है वो रिपोर्ट में हमने दे दिया है। तो बिल्कुल देखेंगे। लेकिन कुछ सांसद ऐसे हैं जो जेपीसी के मेंबर्स हैं, उनका ये कहना है, जो मुस्लिम सांसद हैं तो अपोजिशन के, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो कुछ ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे? उन्होंने खुद ने सुना है। हमारे जो मुस्लिम भाई आज यहाँ बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जेपीसी के सदस्य थे, वो आज कुछ भी यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो देश के मुस्लिम हमारे भाइयों को भड़काना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने खुद ने सुना है कि बहुत सारे ऐसे हमारे डिप्राइव्ड भाई भी आए थे वहां, और उन्होंने कहा कि आज तक हमें वक्फ के लैंड का कोई भी फायदा नहीं हुआ, किसी ने ना हमें कोई शिक्षा के लिए मदद की, ना हॉस्पिटल के लिए मदद की, कुछ नहीं किया। तो हमारे लिए भी होना चाहिए। अगर किसी ने अगर दान दिया है अल्लाह के नाम पर, तो उसका फायदा सबको होना चाहिए, हम क्यों उससे वंचित रहे। तो इसके लिए ये कानून बना है कि सब कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। अगर किसी की कंप्लेंट है कि मुझे मेरी जमीन ये क्लेम करे कि मैंने इनको दान दी है, लेकिन दान दी ही नहीं है हमने, तो उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए कि उनको वो कहाँ जाए। तो ये होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वक्फ बोर्ड बिल 2024 पर जेपीसी की बैठक में लगातार हंगामा हुआ, यहां तक कि हाथापाई भी हो गई और विपक्ष का आरोप है कि मीटिंग में उनकी बातें तक नहीं सुनी गई। लेकिन जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल इन तमाम आरोपों से इनकार करते रहे हैं। विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रहा है और उन्होंने कहा कि असंवैधानिक है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का। 2 दिन अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समयानुसार आज सुबह लगभग 4:30 बजे वॉशिंगटन पहुंच गए और कड़ाके की सर्दी के बावजूद पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत में बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग भी पहुंचे हुए थे, जिनसे पीएम मोदी ने बहुत गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान हैं और इसी वजह से यहाँ ब्लेयर हाउस में रुके हैं, जो राष्ट्रपति के का ऑफिशियल गेस्ट हाउस माना जाता है। यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया, कहा कि उम्मीद करते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हो रहा है, उस पर ज्यादा गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोकस करना चाहिए। यही बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहराई कई बार कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको ज्यादा गहराई से देखने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज रात हुई, जो कल बायलैटरल मीटिंग होने उससे पहले, वो है टॉप ऑफिशियल डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड कंफर्म होने के बाद सबसे पहला मुलाकात करती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। यही ब्लेयर हाउस में आई और मुलाकात की, एक ऐसे वक्त पे जहां पर भारत सरकार को कई मुद्दों पर लड़ाई करनी पड़ रही है, जद्दोजहद है यूएस गवर्नमेंट के साथ, एलिगेशंस कई सारे हैं मर्डर फॉर हायर चार्जेस को लेकर। शायद कुछ बदलाव हो, रुख शायद थोड़ा बदलता नजर आए। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो था फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिस पर रोक लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर शायद गौतम अडानी को थोड़ा ब्रीदर मिले। तो बायलैटरल मीटिंग से पहले कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे शायद रिश्ते ज्यादा बेहतर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन बायलैटरल फ्रंट पे भारत को इस मुलाकात से क्या फायदा होने वाला है, ये पता चलेगा जब मुलाकात कल खत्म होगी। वॉशिंगटन डीसी। मैं तो लगातार ट्रैवलिंग में था, लेकिन ये जब ये कंट्रोवर्सी मची तो हमें भी देखने का वो मिला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कलाकार हैं,
चाहे कहानीकार हो, पत्रकार हो, कथाकार हो, कलाकार हो, या जितने भी इन्फ्लुएंसर या जो भी हैं, जितने भी जो कला के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से सेवा करते हैं देश दुनिया की, उसमें जो भी कंटेंट हो, वो कंटेंट में क्लास हो और मास हो, क्योंकि हमारा देश जो है ना, वो संस्कृति और संस्कृत का देश। हम लोग हर रिश्ते की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन रिश्तों का मजाक उड़ा के, और इतना घिनौना मजाक उड़ा के, और अगर हमें ये लगता है कि हम कोई मनोरंजन क्रिएट कर रहे हैं या कोई मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसे वीडियो और ऐसे ये इस तरीके को हमेशा समझाता रहता हूँ। नहीं, वो प्रमोट नहीं कर सकते वल्गैरिटी को, क्योंकि हमारा देश दुनिया बहुत समझदार है। वो खुद को एक्सपोज करते हैं, खुद की मानसिक गंदगी को एक्सपोज करते हैं। और हमारा तो यही कि चाहे छोटा अभिनय करो, चाहे बड़ा अभिनय करो, अभिनय हर किचन का होता है। मनोरंजन जो मन में खुशी दे दे, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर दे, और बोलते हैं कि बच्चा, बूढ़ा, नौजवान एक साथ बैठ के जिस मनोरंजन को देख के प्रफुल्लित हो जाए, मैं उसी को कला मानता हूँ। और उसी के दायरे में काम करने वाले को मैं कलाकार मानता हूँ। और कला नेचर से जुड़ी होती है, नेचर हमेशा पॉजिटिविटी देती है। आपकी बातों से आपको लग रहा है कि आपने क्या क्रिएट कर दिया, उसमें कोई भी हो, है, क्योंकि बहुत 50 लोगों ने इस तरीके के वीडियो बनाओ तो देखने में समझ में आता है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना मन खूब प्योर रखो, और जितना मन वक्फ पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज संसद में रखी जाएगी। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल। सर, आज आप लोग इस रिपोर्ट को रख रहे हैं, इसके बावजूद भी विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रहा है, और उन्होंने कहा कि असंवैधानिक है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। देखिए, विपक्ष लगातार बैठकों में उपस्थित भी रहता था, वहाँ भी सवाल खड़े कर रहे थे। इसके बावजूद हमने 38 बैठकें की, 118 घंटे किया। विपक्ष देश के सभी राज्यों का जब हमने दौरा किया, चाहे महाराष्ट्र हो हमारा, चाहे तेलंगाना हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, या तमिलनाडु हो, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, यूपी, उन बैठकों में भी सभी सदस्य रहते थे। और इसके बावजूद भी क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? जब हमने 6 महीने बैठकें की, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया, सभी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को बुलाया, इस्लामिक स्कॉलर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, रिटायर्ड जजेज, प्रोफेसर्स, या जो भी स्टेक होल्डर थे, वक्फ बोर्ड के जो टेनेंट एसोसिएशंस के हैं। और इसके 6 महीने के पूरी एक्सरसाइज के बाद हमने ये रिपोर्ट तैयार की। आज स्पीकर साहब ने उसको एजेंडे पर रखा, कार्यसूची पर, उसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट को हम अडॉप्ट करने के पहले जितनी गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लेके आई थी, उस पर हमने सभी सदस्यों से अमेंडमेंट्स मांगा था। उन लोगों ने 44 अमेंडमेंट्स सभी क्लॉज बाय क्लॉज दिया था। उस क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट पे जैसे पार्लियामेंट में प्रक्रिया होती कानून पे सहमति असहमति की, तो उसका फैसला वोटिंग के आधार पे होता है। ऐसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हमने वोटिंग करा के फैसला किया, और एक एक अमेंडमेंट जो मेजॉरिटी में था उसको अडॉप्ट किया, जो माइनॉरिटी में था उसको टर्न डाउन किया। जब रिपोर्ट को भी फिर दूसरी बैठक हुई, उसको भी हमने वोटिंग से अडॉप्ट किया। और इसके साथ फिर हमके नोट ऑफ डिसेंट हमने मांगा वोटिंग के अडॉप्शन के बाद, तो नोट ऑफ डिसेंट भी हमने लगाया है। नोट ऑफ डिसेंट के साथ साथ हमने जो स्टेक होल्डर्स के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या तमाम राज्यों के लोगों के साथ हमने बातचीत किया था, उनके भी हमने रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस जो स्टेक होल्डर्स के दिए गए थे, उनको भी हमने लगाया है। तो मुझे लगता है कि जब आज प्रस्तुत होगा हमारी रिपोर्ट, नोट ऑफ डिसेंट या
बड़ी खबर आपको बता दें, आप नेता अमानतुल्लाह खान से जुड़ी ये खबर है जिसमें खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट आज ही अमानतुल्लाह खान की याचिका पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के आरोप में अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बिहार की राजधानी पटना में हिंदू शिव भवानी सेना ने वैलेंटाइन डे के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शहर भर में पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में वैलेंटाइन डे को हिंदू संस्कृति के खिलाफ बताया गया है और प्रेमी जोड़ों को सख्त चेतावनी दी गई है। पोस्टर में क्या लिखा है? जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति नहीं, इस दिन पुलवामा के वीरों को सम्मान दे। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता, नंगापन फैलाने वालों के खिलाफ हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता लठ बजाकर सीधा करेंगे। हिंदू शिव भवानी सेना का कहना है कि वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति के विपरीत है। इस दिन अश्लीलता और लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। पोस्टरों में यह भी अपील की गई है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने की बजाय पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को सम्मान देना चाहिए। संगठन के प्रमुख लव कुमार सिंह ने कहा कि हम अश्लीलता फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हरकतें करता है तो लाठी डंडों से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग प्रेम के विरोध नहीं हैं, हम लोग प्यार के विरोध नहीं हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे जैसी विदेशी संस्कृति के खिलाफ हम लोग हैं। वैलेंटाइन डे के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर आप यदि शहर में, राजधानी में, पूरे बिहार में अश्लीलता फैलाओगे, अश्लीलता का नंगा नाच करोगे तो ऐसे लोगों पर हम लोग सख्त नज़र बनाए हुए हैं। और हमारी हिंदू शिव भवानी सेना बहुत सारी कमेटी गठित की हुई है, इन वैलेंटाइन वीक में वह काम कर रही है, ऐसे लोगों पर नज़र बनाए रखी हुई है। उनका हम लोग इसी तरह से स्वागत करने के लिए हर चौक चौराहा पर खड़ा नजर आएंगे। हम लोगों ने कहा कि जहां देखिए आप प्यार करें, आपके निजी जीवन में हम लोगों को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग दखल देना भी पसंद नहीं करेंगे, मगर सार्वजनिक स्थलों पर, पार्कों में, रेस्टोरेंटों में आपके कोई भी क्रियाकलाप से किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को असहजता महसूस होगी, असहमता महसूस होगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग लाठी डंडा से ही स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। आरएसएस को दिल्ली में नया आलिशान मुख्यालय मिल गया है। दिल्ली में आरएसएस कार्यालय और आवासीय परिसर बनकर तैयार हो गया है। 19 फरवरी को नए कार्यालय में भव्य कार्यक्रम होने और कार्यालय के लिए कुल 300 कमरे नई इमारत में बनाए गए हैं। इमारत के अंदर एक पुस्तकालय, सभागार, छोटा अस्पताल, कार पार्किंग मौजूद है। 150 करोड़ रुपए की लागत से यह बना कार्यालय 3 टावर्स साधना, प्रेरणा और अर्चना के साथ बनाया गया है। उन्नीस में दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय बनकर तैयार हुआ था, उसका नाम रखा गया था केशव कुंज। 1962 में एक मंजिल भवन बना और उसके बाद 1980 में दूसरी मंजिल बनाई गई थी। 1980 में ही बना था, यानी पुराने को 75 वर्ष हो गए। 4 एकड़ की भूमि में आरएसएस का ये कार्यालय बनकर नया तैयार हुआ है। 5 लाख वर्ग मीटर पर बना बेसमेंट मिलाकर 3 टावर हैं। पहला टावर साधना, दूसरे टावर का नाम प्रेरणा, तीसरे टावर का नाम अर्चना रखा गया है। इस पूरे परिसर को Z+ सुरक्षा दी गई है और ये लगभग 12 मंजिला इमारत तीनों ही टावर में है। इन तीनों टावर्स के अंदर 300 कमरे हैं रहने के हिसाब से और संघ के अलग अलग संगठनों के कार्यालय भी यहीं से चलाए जाएंगे। भारतीय कला का इनपुट इसमें जोड़ा गया है। लगभग 75,000 लोगों ने अपने चंदे के सहयोग से इस
बहुमंजिला इमारतों को बनाने के लिए सहयोग दिया है। 5 रुपए से लेकर अधिकतम राशि तक दी है। 2016 में केशव कुंज के नए बिल्डिंग का भूमि पूजन हुआ था। सितंबर 2024 में यहां पर संघ कार्यालय का शिफ्टिंग शुरू हुआ था। सिविल वर्क किया गया और उसके साथ साथ अशोक सिंघल जो वीएचपी के संस्थापक थे, उनके नाम पर यहां एक 650 लोगों के बैठने का हॉल बनाया गया है, जो मल्टीपर्पस हॉल है। इसी तरीके के 3 मल्टीपर्पस हॉल यहां पे बनाए। महाकुंभ के साइड इफेक्ट्स की। महाकुंभ में स्नान के लिए लोगों का कारवां प्रयागराज के लिए उमड़ रहा है, तो कई रेलवे स्टेशन पर इसकी वजह से भारी भीड़ है। कल चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से एक मां अपने बेटे से बिछड़ गई। हेमा नाम की महिला मुंबई से अपने 2 बेटों के साथ आ रही थी। प्रयागराज की शिवकी स्टेशन पर उनका उतरना था, लेकिन भीड़ की वजह से वो ट्रेन से उतर ही नहीं पाई। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन पर महिला किसी तरह उतरी तो उसका एक बेटा बोगी में ही छूट गया। किसी तरह रेलवे पुलिस की मदद से ट्रेन रोककर बच्चे को उतारा गया। प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, ट्रेनों से वापसी हो रही है, तमाम ट्रेनों में भीड़ चल रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेन में भीड़ की वजह से उतर नहीं पा रहे हैं ट्रेन से। एक परिवार देखिए इधर जा रहा है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये इनको छिंकी उतरना था, लेकिन ये जो है ये इनको छिंकी उतरना था, लेकिन ये वहां पर उतर नहीं पाए और ये चले आए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ पर भी बहुत ही हालत खराब थी। बहन जी क्या हुआ था? अभी हो गया जो होना था। अभी बच्चे लोग मेरे छूट गए थे, हम लोग उसमें छूट गए थे। पूरा अभी सुरक्षित है भगवान के दुआ से, सब अच्छे हैं, सब निकल आए। सीआरपीएफ ने मदद किया, गाड़ी ट्रेन रोकी, फिर मिले, सब बच्चे लोग मिले। पूरा आपको कहाँ उतरना था? हमको उतरना छिकी था, लेकिन वहाँ भीड़ ज्यादा थी, इसके लिए हम लोग इधर उतरे। इधर भी वही हाल, इधर तो और ज्यादा हाल खराब थी। इसके लिए फिर हम लोग बहुत मुश्किल से अभी मिले, सब जन मिलके जो रिसीव करने आए थे। इनको रिसीव करने आए थे इनके भाई भी, इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका, क्या हुआ था? देखिए, मेरा नाम देवानंद है, जो है मैं इनको रिसीव करने आया था। प्रॉब्लम ये था कि जैसे कि अगर ये लोग उतर जाते तो ठीक था, लेकिन उतरने से पहले चढ़ने वाले वहाँ पे चढ़ गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। जो है मैंने आरपीएफ से सहयोग मांगा और उसके बाद हम लोग को सहयोग मिला। सुरक्षित तरीके से हमारे माता जी को और बहन को, हमारे भांजे को उतारा गया। जो आरपीएफ ने मदद की। हाँ, आरपीएफ को बहुत बहुत धन्यवाद जो है, क्योंकि ऐसे जो है परिस्थितियों में हमारा कोऑपरेट किए, जो है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी भीड़ थी, कितनी परेशानी हो रही थी? वो आने के टाइम तो नहीं, यही चढ़ने में ज्यादा दिक्कत हुआ है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। 45% हिंदू जनसंख्या ने किया स्नान। 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ। महाशिवरात्रि के दिन होगा अमृत स्नान। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। कोटक महिंद्रा बैंक को रिजर्व बैंक ने दी राहत। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगा बैन हटाया। अब नए क्रेडिट कार्ड कर सकेगा जारी। पिछले साल आरबीआई ने बैंक पर लगाई थी पाबंदी।
आई है बहुत सी। हाँ वो पंजा मार दिया है। तेंदुआ है विजुअल में है बंद कर दिए है। अरे हाँ तेंदुआ गोली लग गई अरे विजुअल में सब कुछ है। हाँ गोली लग गई भाई तेंदुआ है गोली लग गई नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी कस्बे में मुस्लिम समुदाय ने बुधवार को एक हिंदू शख्स का हिंदू परंपराओं के मुताबिक अंतिम संस्कार किया। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला प्रवासी श्रमिक संतोष कुछ सालों से कुंदरकी में रह रहा था। बुधवार सुबह उसका निधन हो गया। जिस झुग्गी बस्ती में संतोष की मौत हुई, उसके पास के मुस्लिम दुकानदारों को जब उसके निधन की खबर मिली तो उन्होंने संतोष का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। ये राजस्थान के लोग रह रहे थे रेलवे स्टेशन की करवट में झुग्गी डाल के। सुबह इनका इंतकाल हो गया। जब हमें पता लगी हमने थाने को फोन करके पुलिस को बुलवाया, वो कार्रवाई करवाई। हम मुस्लिम समाज से आते हैं, हमने चंदा इकट्ठा करके इनका जो है क्रियाक्रम कराया। सर मामला ये है, बाहर के राजस्थान के लोग हमारे यहाँ आकर के झुग्गी बना करके काम करते हैं यहाँ, और वो काफी गरीब मतलब तबके के लोग हैं और वो यहाँ करके काम करते हैं। उसमें से किसी एक का जो है इंतकाल हो गया था और उनके पास उन्हें मतलब क्रियाक्रम करने का ऐसा कोई साधन या पैसे वगैरह का नहीं थे। उसके बाद में हम लोगों ने आपस में सारे पैसे इकट्ठे करके जमा करके और उन लोगों की हेल्प की है, और सारा सामान अर्थी वगैरह का जो भी है हमने इकट्ठा करा के और हम यहाँ तक लेकर के आए हैं और यहाँ हम इनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और जो एक व्यक्ति हैं वो जो बाहर के रहने वाले हैं जयपुर के, तो वो यहाँ पर इंतकाल हो गया। उनके बारे में हमें मालूमात चली पता सबों को, तो हम सब इकट्ठा होकर के उनका जो है क्रियाक्रम करने के लिए आए हैं। कहाँ के थे, कैसे वो? ये शायद जयपुर साइड के थे और राजस्थान साइड उनका कोई था नहीं, एक इनके भतीजे लगते हैं रिश्ते में, तो उन्होंने जो है हमसे संपर्क किया। मुस्लिम समाज के हम सभी लोग हैं, हम सब ने मिल करके और इनका ये कार्यक्रम कराया। मुस्लिम समुदाय ने यह भी कहा कि उन्होंने हिंदू शख्स का अंतिम संस्कार इंसानियत के नाते किया। फर्जी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस यानी IVR कॉल के जरिए लोगों को फर्जीवाड़े का शिकार बनाने के मामले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वचालित कॉल से घोटालेबाज लोगों को धोखे में रखकर संवेदनशील बैंकिंग डिटेल्स जान लेते हैं, जिससे काफी आर्थिक नुकसान होता है। वे बैंकों, सरकारी एजेंसियों या किसी और कंपनी का एजेंट बनकर कॉल करते हैं और उनकी बातचीत से वो कॉल असली जैसी लगती है। घोटालों के पुराने तरीकों के अलावा IVR सिस्टम से फर्जीवाड़े के मामले काफी बढ़ गए हैं। इन फर्जी IVR घोटालों को कैसे अंजाम दिया जाता है और लोग इनसे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट से समझिए। अगर इसे थोड़ा स्पेशलाइज्ड भाषा में अगर हम समझें तो इसे हम फिशिंग में विशिंग कहते हैं, यानी कि वॉइस के थ्रू हम कहीं ना कहीं फिशिंग कर पा रहे हैं। सो IVR कॉल कहीं ना कहीं एक इनिशिएशन होता है, जहां से ये जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं या साइबर क्रिमिनल्स हैं वो एंड यूजर को अपने झांसे में फंसाते हैं। तो वो उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी बैंक से बात कर रहे हैं या किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं या किसी यूटिलिटी प्रोवाइडर जैसे बिजली विभाग या यहाँ से फोन कर रहे हैं। जैसे ही एक यूजर उन पे भरोसा कर लेता है कि यस वो किसी बैंक से ही हैं, उसके बाद एक यूजर उनसे ये सारी जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करने लगता है। जैसे ही यूजर उनकी ये सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है तो फॉलो करते करते वो उस इंसान के अंदर अगर देखें तो वो एक टैक्टिस फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं स्केयर टैक्टिस। दुनिया भर के देशों की सरकारी और साइबर सुरक्षा एजेंसियां कानूनी उपायों और तकनीक के माध्यम से IVR घोटालों से निपट रही हैं।
भारत में धोखाधड़ी वाले मामले IVR कॉल सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 और बैंकिंग धोखाधड़ी नियमों के तहत आते हैं। बैंकों के अधिकारी लगातार ग्राहकों को कॉल पर संवेदनशील जानकारी साझा न करने की चेतावनी मुंबई पुलिस ने आज गोवंडी इलाके में ड्रग्स फ्री कैंपेन शुरू किया। इस अवसर पर मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर महेश पाटिल और डीसीपी नवनाथ धवले के साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी मौजूद रहे। फ्री कैंपेन चलाया जा रहा है, आप भी यहीं से विधायक आते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे कैंपेन को लेकर? सर, जब हम असेंबली में खड़े होते हैं ना, सारे एमएलए परेशान है नशे की वजह से। नशे पर रोकथाम इतना जरूरी है कि भारतवर्ष का नौजवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, हमारे देश का जो फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ये हम समझते हैं कि हमारे ये देश के फ्यूचर हैं, ये देश को आगे ले जाएंगे, इनके कंधे पर देश की जिम्मेदारी है। अगर यही सब नशे में चले जाएंगे तो देश का क्या होगा। पिछली असेंबली में हमारी बहुत जोरदार बात हुई थी और मुख्यमंत्री ने वादा किया कि हम इस पर स्टेप उठाएंगे और मुझे खुशी है कि आज इन्होंने शुरुआत किया है। पुलिस अलर्ट हो जाए, सोशल वर्कर्स अलर्ट हो जाए, मौलाना मस्जिदें बैठते हैं, मदरसे में लोग बैठते हैं, इन सबको नशे के खिलाफ अच्छी मुहिम चलाना है ताकि नशा मुक्त पूरा होने लगा है। दिल्ली एनसीआर में सूरज ने फरवरी में ही अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिससे आने वाले दिनों में पड़ने वाली जानलेवा गर्मी का एहसास अभी से हो रहा है। हालांकि तापमान में इजाफा दिन के वक्त ज्यादा देखने को मिलता है। सुबह और शाम के वक्त अब भी हल्की ठंड का एहसास बना हुआ है, लेकिन दिन में गर्मी का ये आलम है कि फरवरी में बढ़ते तापमान ने इसे मार्च अप्रैल जैसा गर्म बना दिया है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी कम होने और ठंडी हवाओं की कमी ने मैदानी इलाकों में ठंड को कम कर दिया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश में हवा की गति सामान्य रहेगी और अगले कुछ दिनों तक मौसम स्थिर और शुष्क बना रहेगा। उत्तर भारत में लगातार तापमान बढ़ने के पीछे दो मुख्य फैक्टर सामने आए हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि आसमान बिल्कुल साफ है और इस वजह से सूरज की तेज किरणें सीधे धरती को गर्म कर रही हैं। इस समय हवा में मॉइस्चर यानी आर्द्रता भी कम है। इसकी वजह से सूरज की तेज रोशनी को रोकने वाला कोई कारक मौजूद नहीं है। दूसरा फैक्टर दक्षिण भारत से आने वाली शुष्क हवाएं हैं, जो उत्तर में मौजूद एक के बाद एक आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में चल रही हैं। ये हवाएं भी शुष्क हैं और दक्षिण भारत से गर्मी लेकर आ रही हैं। यही वजह है कि गुजरात से गोवा तक गर्मी का एहसास होने लगा है। इन सब के अलावा मुख्य कारण और भी हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा कर रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट ने अचानक पड़ रही इस चिलचिलाती गर्मी का कारण बताया है। क्या है इस चिलचिलाती गर्मी का कारण? ग्लोबल वार्मिंग, लोकल वार्मिंग। बता दें कि भारत में 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें एनुअल एवरेज टेम्परेचर लॉन्ग टर्म एवरेज से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ये घटना जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा कर रही है। 2025 की शुरुआत सामान्य सर्दियों फ्रांस में पीएम मोदी ने आज वीर सावरकर को भी याद किया। पीएम मोदी फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्सेई पहुंचे तो उन्होंने यहां इस शहर के वीर सावरकर से जुड़े इतिहास के बारे में बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इस सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे। वीर सावरकर के संस्कारों को पीएम मोदी अपनी सरकार के केंद्र में बताते रहे। सावरकर जी के बारे में एक अद्भुत वर्णन हमारे प्रिय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। जब पीएम मोदी फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्सेई पहुंचे तो उन्होंने यहां पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को याद किया, एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मार्सेई में उतरा, भारत की आजादी की खोज में ये शहर विशेष महत्व रखता है। यही महान वीर सावरकर ने बच निकलने का साहसिक प्रयास किया था। मैं मार्सेई के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।
जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में न सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जहां से भारत लाए जाते वक्त वीर सावरकर ने अंग्रेजों के चंगुल से भाग निकलने का प्रयास किया था। वो तारीख थी 8 जुलाई 1910 और ब्रिटिश जहाज मोरिया से भारत की ओर बढ़ रहा था। ये उसी जहाज की तस्वीर है जिसकी खिड़की से वीर सावरकर ने समंदर में छलांग लगाई थी। तैरते हुए वो उसी मार्से शहर पहुंचे थे जहां पीएम मोदी अपने फ्रांस दौरे के अहम पड़ाव में आए, लेकिन यहाँ उन्हें पकड़ लिया गया और फ्रांस के अधिकारियों ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। पीएम ने जब उनके दिल्ली से कोलकाता आने में तो टाइम लगता है जनाब। इस वक्त जब कांग्रेस का नतीजा कहीं भी इलेक्शन हो रहा है सही नहीं है, आप हाउ डज इट मैटर? कांग्रेस मैन कांग्रेस में वापस आएगा, दैट्स ऑल। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है। इस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यही है कि पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर और वहां के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा हो गई है। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद यहां ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और बड़ी खबर यही क्योंकि मणिपुर में पिछले कई दिनों से हिंसा चल रही थी और स्थिति वहां गंभीर होती जा रही थी, जिसके बाद मणिपुर में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। रविवार शाम मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने जातीय हिंसा के लगभग 2 साल बाद अपना इस्तीफा दिया था और मणिपुर में हिंसा के बाद कई मुद्दों को लेकर उनकी सरकार की आलोचना हो रही थी। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। बड़ी खबर इस समय की यह है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और इस बात की चर्चा भी हो रही थी कि क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा इस्तीफे के बाद। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए सबसे खास खबर यही है कि दिल्ली नगर निगम के एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने साफ तौर पर किसी भी नए तरह के टैक्स का प्रावधान अपने बजट में नहीं किया है और दूसरी तरफ जो बजट है तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए का है। दिल्ली के लोगों की जेब पर कोई टैक्स का जो भारी भरकम टैक्स है वो नहीं पड़ने जा रहा है। एमसीडी का ये बजट दरअसल सदन में पेश हो चुका है और सबसे खास बात यही है कि जो शेड्यूल ऑफ टैक्सेस हैं यानी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी और दूसरे तमाम टैक्सेस जो कि एमसीडी आपसे लेती है वो किस हद तक होंगे, वो वही दरें हैं जो
जिन दरों पर अब तक आप पे करते हुए आए हैं। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि किसी भी नए टैक्स से बचा गया है और कोई भारी भरकम टैक्स लगाने से परहेज किया गया है। और एमसीडी के कमिश्नर ने साफ तौर पर अपने बजट भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया कि काफ़ी ज़्यादा देनदारियां एमसीडी पर हैं, लिहाजा इसके लिए वह तत्पर होकर काम करेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब बजट सदन में जब पेश हुआ है तो ये लगातार तीसरी बार ऐसा बजट था जो बिना स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल के सीधे सदन में आया और एलजी की स्पेशल परमिशन के बाद स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए खुद अश्विनी कुमार ने इस बजट को सदन में रखा। अब तमाम पार्षद और दूसरे जो सदन के नेता हैं इसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस पर जो भी सुझाव या आपत्तियां हैं कट मोशन के जरिए वो इसे लाएंगे और जाहिर तौर पर उन सुझावों यानी कट मोशंस को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह सत्ता पक्ष की संख्या और विपक्ष की संख्या पर निर्भर करता है। और दूसरी सबसे खास बात कि विधानसभा चुनाव होने के बाद ये पहला ऐसा बजट था जब विपक्ष की संख्या ज्यादा थी, सत्ता पक्ष यानी आम आदमी पार्टी की संख्या कम हो गई है। और आज ही वो खास दिन था जब बवाना से आम आदमी पार्टी के पार्षद रामचंद्र बीजेपी के पाले में बैठे हुए नजर आए। इस पर नेता सदन मुकेश गोयल का साफ तौर पर कहना है कि एक इंटरनल असेसमेंट चल रहा है कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के लिए कम से कम दिल्ली नगर निगम में जो खबर है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे पार्षद हैं जो पाला बदल सकते हैं। तो क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज मामले में तल्ख टिप्पणी की है और ये कहा है कि ऐसे में डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, लोग जो है वो काम करने से कतराएंगे अगर उनको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा निःशुल्क ही। इस मुद्दे पे जेएमएम की क्या राय है, हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पार्टी के प्रवक्ता तनुज खत्री, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है कि फ्रीबीज देकर निकम्मा ना बनाए, लोगों को ऐसा कर दें कि भाई वो काम करने के इच्छुक रहें, विलिंगनेस उनमें रहे काम करने को लेकर। और हर जगह ये अब देखा जा रहा है, यहाँ पे भी मैया सम्मान योजना शुरू हुआ है, 17,500 करोड़ रुपए का जो है बोझ, वित्तीय बोझ सरकार पे पड़ेगा, साथ ही साथ 58 लाख उसके लाभुक हैं। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और जब भी कोई राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रम देश के अंदर में चलता है तो न्यायालय उस पर अपनी राय रखता है, लेकिन इस चीज को ये समझना होगा कि झारखंड के लिए सिर्फ नहीं है। इसकी शुरुआत क्यों करनी पड़ी थी केंद्र की सरकार को, अन्य राज्य सरकारों को, उसकी मूल आवश्यकता को समझना होगा, मूल धारणा को समझना होगा कि मजबूत व्यक्ति को ये नहीं मिल रहा है, ये मजबूर लोगों को मिल रहा है, ये माताओं बहनों को मिल रहा है अगर झारखंड की हम बात करेंगे तो। और इसको समझना होगा कि अगर वो उससे उसको वंचित रखा जाएगा तो फिर उसकी दुर्दशा क्या होगी। तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय का सम्मान है, लेकिन साथ में इस पर भी व्याख्या होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और कोई कानून भी बनना चाहिए कि हम मजबूर लोगों को, वंचित लोगों को, शोषित लोगों को छोड़ भी नहीं सकते हैं। सरकार का भी वही धर्म होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सभी का वही धर्म है, सब वही चुने भी वही उसी के लिए जाते हैं लोग। आत्मनिर्भरता के दिशा में आप लोगों ने कदम तो उठाया है, लेकिन स्वावलंबन जो है वो हो, स्वरोजगार हो, वो ज्यादा बेहतर कदम हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने एक कदम उठाया है, बाकी जगह पे भी इस तरह का चल रहा है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर होने की बात कहते हैं, तो जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, लोग डाउन ट्रोडेंट जो लोग हैं वो ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से, चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो उनको, चाहे इकोनॉमिकली किसी तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए, ऊपर तो उठाना होगा ना। वंचितों को कब तक हम उनके दशा पर छोड़ देंगे, इस पर आम सहमति बननी चाहिए देश के अंदर में। और मैं फिर दोहराऊंगा,